थैंक यू। हो गया स्टार्ट। तो पॉइंट्स में क्या होगा कि अगर अभी जैसे नहीं ध्यान दिया तो बाद में क्या है कि सब चीज़ दिमाग से धीरे धीरे निकल जाएगा। तो इसलिए सबसे बेस्ट है कि साथ साथ में पॉइंट्स पढ़ते जाना। पॉइंट्स ऐसे तो सब चीज़ साथ साथ में पढ़ो तो सिलेबस के मार्च मिड तक ही खत्म हो जाएगा तुम लोग का। लेकिन ठीक है, किसी को आगे कोई पीछे रह जाता है, कोई आगे तो कोई बढ़ रहा है कि पीछे पीछे रह जाता है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन पॉइंट्स जरूर साथ साथ में पढ़ लेना, ये मेरा एडवाइस रहेगा। लास्ट बार हम रिवीजन करा दिया था, लास्ट बार कुछ ज़्यादा खास नहीं कराया था क्योंकि जो वो वाला पार्ट था उसमें 2 प्रूविंग था, कोरिलेशन रिलेशन हम होमवर्क दे दिया था और मेनली रिवीजन हुआ था और डाउट क्लियर किया था। अब हम नया पार्ट करा रहे हैं, स्क्यूनेस और कर्टोसिस। ये 2 चीज अपने को जानना है कि स्क्यूनेस और कर्टोसिस क्या होता है। एक शेयर का लाइफ एक आदमी के लाइफ की तरह होता है। एक शेयर का लाइफ एक आदमी के लाइफ की तरह होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपका अब तक का जो लाइफ था वो कैसा रहा ऑन एन एवरेज, तो आप एक बात बोल सकते हैं कि कोई बोलेगा बहुत अच्छा रहा अभी तक का लाइफ, कोई बोलेगा कि उतना अच्छा नहीं रहा, कोई बोलेगा कि ठीक ठाक था, बोल सकते हैं। ऑन एन एवरेज अगर पूछा जाए तो सब जन अपना अपना जवाब देंगे। अगर उस ऑन एन एवरेज का बात करें तो वो हो गया एक तरह से मीन, कि ये मेरा ऑन एन एवरेज मेरा लाइफ ऐसा था। कोई आदमी से पूछो, मतलब कोई आदमी का पर्सनल लाइफ में पूछो, कोई का अप्स एंड डाउन आता है लाइफ में ज्यादा, कोई का लाइफ स्टेबल चलता रहता है, अच्छा चलता रहता है कोई का, तो सबका अपना अपना लाइफ है। तो उससे किसी पूछेंगे तो ऐसा बताएगा। अगर उससे पूछेंगे चल तेरा एवरेज लाइफ तो इतना रहा, लेकिन मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर जो होता है, मतलब कभी अप्स एंड डाउन जो आदमी के लाइफ में आते हैं, किसी के लाइफ में ज्यादा आते हैं, किसी के लाइफ में बहुत कम आते हैं, तो वो चीज हो गया एक तरह से वेरिएंस, कि कितना किसी का लाइफ में अप्स एंड डाउन आ रहा है। एक हो गया मीन कि ऑन एन एवरेज मेरा लाइफ सक्सेसफुल था, ठीक है, ओके सक्सेसफुल था, लेकिन अप्स एंड डाउन आए क्या, ज्यादा आए कि कम आए। तो कोई बोलेगा कि हाँ यार मेरे तो बहुत ज्यादा है अप्स एंड डाउन, कोई बोलेगा कि मेरे बहुत कम है अप्स एंड डाउन, मतलब एकदम स्ट्रेट चलता रहा, हल्का फुल्का होता रहा, इस तरह से ग्राफ था। कोई बोलेगा कि स्ट्रेट नहीं था, इस तरह से था मेरा ग्राफ, इस तरह से था, लेकिन मेरा मीन वहीं बैठा जहां उसके वाले का था, लेकिन वेरिएंस ज्यादा था मेरे वाले में, अप्स एंड डाउन ज्यादा थे मेरे लाइफ में, वो हो गया वेरिएंस। मतलब हैफ हैजार्ड किसी का कितना व्हाटएवर दैट मे बी। अब क्या आप सबके लाइफ में कभी ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है जिसमें मतलब कुछ अलग ही टाइप का आपका लक प्ले कर गया हो, मतलब अलग ही टाइप का अच्छा भी हो सकता है और अलग ही टाइप का बुरा भी हो सकता है। आज तक के लाइफ में क्या आप लोगों के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है कि जिसमें आप लोगों का कुछ मतलब कि एक्सट्रीम हुआ, मतलब आप लोगों को लगा हो कि यार ये मेरी लाइफ में एक मेमोरेबल डे बन गया, ऐसा कभी हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, पूछ नहीं रहे ऑब्वियसली कि क्या हुआ है बताओ, लेकिन कुछ तो हुआ होगा सबकी लाइफ में। मतलब ऐसा लगा हो कि इस टाइम में मेरा लक बहुत ही ज्यादा खराब था, कोई एक दिन ऐसा आया जिसमें मेरा लक बहुत ही ज्यादा खराब था और मेरे साथ ये बहुत नेगेटिव हुआ, कोई एक ही दिन आया जिसमें मेरा लक बहुत ज्यादा अच्छा था और मेरे साथ ये पॉजिटिव चीज हो गया, अनएक्सपेक्टेड पॉजिटिव। जैसे एग्जाम में कुछ सोच के नहीं गए थे, कि पढ़ के नहीं गए थे, फिर भी पास हो गए बहुत अच्छे नंबर से। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है लाइफ में, तो कुछ भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा खराब। उस चीज को क्या बोलते हैं? उस चीज को बोलते हैं स्क्यूनेस। अगर एक शेयर के लाइफ को कंपेयर करें एक आदमी के लाइफ से, तो जो ये बहुत ज्यादा अच्छा या बहुत ज्यादा खराब होने का जो टेंडेंसी रहता है, इस चीज को बोलते हैं स्क्यूनेस। और चौथा आता है कर्टोसिस। कर्टोसिस क्या होता है? कर्टोसिस होता है कि ये जो देखो किसी के लाइफ में एक्सट्रीमिटीज बहुत कम होते हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स बहुत कम होते हैं, किसी के लाइफ में बहुत एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम देखेगा नरेंद्र मोदी का लाइफ, फॉर एग्जाम्पल से नरेंद्र मोदी का लाइफ क्या था, यहां से यहां तक पहुंचना, मतलब एकदम ग्राउंड जिसको बोलते हैं, चाय बेचने वाला से लेके देश का पीएम, अनइमेजिनेबल। तो उनके लाइफ का अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो कोई भी आम आदमी के लाइफ का जितना वॉलेटिलिटी होता है उससे ज्यादा उनका लाइफ अलग टाइप का था, वॉलेटाइल था, एक एडवेंचरस था। तो और कोई के लाइफ में अगर तुम बोलेगा कि ये जो एक्सट्रीम इवेंट्स हो रहा है, कोई के लाइफ में बोलेगा तो वो बोलेगा यार मेरी लाइफ में एक तो ही एक्सट्रीम इवेंट्स हुआ था, मतलब एक दो दिन याद करके बता देगा। और कोई कोई का नेचर ऐसा होता है उसके लाइफ में हर दिन एक एक्सट्रीम इवेंट होता है।
वो लाइफ ही उस तरह से जीता है कि उसका लाइफ एक्सट्रीम इवेंट होता है। क्लास में होता होगा कोई कोई बोल्ड टाइप का बंदा जो एकदम मतलब हर दिन चैलेंजिंग काम करता है, हर दिन कुछ अलग करता है, और कोई कोई होता है जो नॉर्मल अपना जीता है लेकिन फिर भी उसके लाइफ में कुछ एक्सट्रीम इवेंट्स हो जाते हैं, एक दो। तो कोई के लाइफ में एक दो होता है, बहुत कम प्रोबेबिलिटी होता है उनके लाइफ में एक्सट्रीम इवेंट्स होने का, कोई के लाइफ में बहुत हैवी प्रोबेबिलिटी होता है कि हर ही दिन उसका एक्सट्रीम इवेंट्स होता है। इस चीज को बोलते हैं कर्टोसिस, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। और ये स्क्यूनेस है आपका डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स। Direction of extreme events and probability of extreme events. जिस तरह से ये आदमी का लाइफ में था, शेयर का लाइफ में भी बिल्कुल वैसे ही होता है, बिल्कुल वैसे ही होता है। एक शेयर का लाइफ को अगर आप पकड़े तो उस शेयर का एक मीन प्राइस आएगा, आज तक का इतिहास का देख लो, एक एवरेज रहेगा कि ऑन एन एवरेज इसका दाम इतना चलता था, इस शेयर का दाम इतना चलता था, से 100 रुपया। बढ़िया बात है। क्या ये शेयर का दाम 100 रुपया स्टेबल चलता था, या उथल पुथल तो होता ही होगा ऑब्वियसली, क्योंकि मार्केट से तो थोड़ा बहुत चेंजेस होगा, लेकिन क्या हल्का फुल्का होता था या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मूवमेंट्स होता था? वो बोलेगा कि कोई कोई में बोलेगा कि बहुत हल्का फुल्का होता था, वेरिएंस इसका कम आता है, जिसका एसडी कम आता है, अपने उसको बोलते हैं लेस रिस्की स्टॉक। और किसी का बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मूवमेंट्स होता है, मतलब 100 का 50 जाता है, फिर 150 जाता है, फिर वापस 100 आता है कोई का, उसको बोलते हैं एक्सट्रीमली वॉलेटाइल स्टॉक, जो रिस्की स्टॉक्स में आता था। वेरिएंस हो गया। अब आया स्क्यूनेस और कर्टोसिस। स्क्यूनेस और कर्टोसिस में क्या होता है? देखो सिंपल सा बात है कि अपने लोग ये फिनेंस में क्या पढ़ रहे हैं, अपने लोग ये पढ़ रहे हैं कि अपने को फिनेंस को अल्टीमेटली आगे जाके अप्लाई करना है और जानना है कि किस तरह से अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करें या कोई इन्वेस्टमेंट करें तो आपको फायदा होगा। एक एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, एक आम आदमी को हटाइए, एक एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, और ये इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ वो मैं बताता हूँ कि कैसे इवॉल्व हुए सब। एक एनालिस्ट ट्रेडिंग कर रहा था, ठीक है, ट्रेडिंग करते करते उसको एक तो हो गया कि बिना कुछ पता किए ट्रेडिंग करना, कि चलो दाम दिख रहा है चलो खरीद लो शेयर, वो ज्यादा लॉजिकल है कि उस शेयर को एनालाइज करके ट्रेडिंग करना ज्यादा लॉजिकल है। एनालाइज करके एनी डे एनालाइज करके शेयर, ठीक है, एनालाइज किया, सबसे पहले वो पहला मेजर तक ही गया कि मीन कितना है शेयर का दाम का, मीन कितना है, तो वो लोग वो देखा, इतिहास में जाके देखा कि मीन इसका मान लो 120 150 रुपए के आसपास इसका मीन रहता है। तो बोला बढ़िया, अगर 150 रुपए के आसपास इसका मीन रहता है, मतलब ऑन एन एवरेज इसका दाम 150 रुपया होना चाहिए। तो वो बोला कि ठीक है, जब भी वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी लगाया कि जब भी 150 रुपए से 1 रुपया भी कम होता था वो खरीद लेता था कि भाई 150 रुपये का ऑन एन एवरेज दाम है तो हम प्रॉफिट कर लेंगे और हम रखेंगे शेयर को। लेकिन प्रॉब्लम क्या आया कि 150 रुपया तो है लेकिन लाइफ में वेरिएंस है, एचडी है, वेरिएंस है। मान लो इस शेयर का वेरिएंस जो था वो 10 रुपया, मान लो फॉर एग्जाम्पल एकदम सिंपल 10 रुपया, इसका मतलब 150 उसका मीन है, लेकिन वो 140 और 160 अपसाइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी जा सकता है, मीन चेंज हो सकता है, मतलब 140 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है। ये ट्रेडिंग जब वो किया 149 145 पे परचेज किया, उसको लॉस हुआ, तब वो जाके वापस रीएनालाइज किया और सोचा कि यार ये क्यों लॉस हो रहा है मेरे को। फिर उसको सेकंड मेजर के बारे में पता चला कि वेरिएंस होता है लाइफ में, वो मीन जो है वो 140 का 150 का 140 भी हो सकता है, 160 भी हो सकता है, वेरिएंस होते हैं लाइफ में। बोला चलो ठीक है, अब हम नया स्ट्रैटेजी लगाएंगे, उसमें लॉस हो गया वो हट गया, अब वो नया स्ट्रैटेजी लगाया। नया स्ट्रैटेजी सुनना क्या था, वो बोला इसका वेरिएंस तो 140 160 है ना, तो वो बोला कि अब 140 आते ही हम खरीदेंगे और 160 आते ही हम बेचेंगे। मतलब 140 में 150 चल रहा है, 140 जैसे ही टच किया वो खरीद के रख देगा अपना शेयर और बैठ जाएगा खरीद के। वो सोचा कि वेरिएंस है चलो 140 तक आएगा, वापस ऊपर तो जाएगा ही, 150 अपना मीन की तरफ वापस जाएगा। तो वो बोल रहा है कि 150 155 आते ही हम शेयर को बेच देंगे, और कल को मान लो कि 160 तक वो चला गया तो हम शेयर को बेच के रख देंगे। हम बताया था कि बेच के खरीदने को भी प्रॉफिट बोलते हैं, खरीद के बेचो या बेच के खरीदो, स्टॉक मार्केट में दोनों प्रॉफिट है। तो वो बोल रहा है कि 160 हम बेचेंगे और 150 में खरीदेंगे, मान लो ये वाला सिचुएशन बता रहे कि 150 में या 140 में खरीदेंगे, वो ये स्ट्रेटेजी लगाया। फिर भी उस आदमी को नुकसान होगा,
फिर भी उस आदमी को नुकसान हुआ। पहले वो क्या बोला कि मीन मेरा 150 रुपया है, इसमें हम ट्रेड कर रहा था, उसको नुकसान हुआ। वो जाके वापस रियलाइज किया, उसको वेरिएंस के बारे में पता चला, वेरिएंस 10 रुपया था, तो वो बोला कि 140 160 तक हो सकता है, 140 आती है हम खरीदेंगे, 160 आती है हम बेचेंगे। ये वाला स्ट्रैटेजी में वो चला गया, फिर भी उसको नुकसान हुआ। 6 महीना तक तो उसका लाइफ बहुत अच्छा चला। जब ये वाला स्ट्रैटेजी लगाया, वेरिएंस तक हो गया, तो उसका 4 महीना 6 महीना तक लाइफ बहुत अच्छा चला। लेकिन 4 महीना 6 महीना बाद उसको झटका लगा, और बहुत जोर का झटका लगा। झटका लगा और बहुत जोर का झटका लगा। जोर का झटका क्यों लगा ये सुनना। वेरिएंस जो निकलता है वो नॉर्मल टाइम्स के लिए निकलता है। नॉर्मल टाइम्स मतलब अभी जो टाइम चल रहा है ये एक नॉर्मल टाइम है, मतलब यहाँ पे कोई क्राइसिस नहीं चल रहा है या कोई बहुत तेजी नहीं पकड़ लिया मार्केट। नॉर्मल टाइम्स के लिए वेरिएंस सही रहता है। लेकिन मान लो 2008 का क्राइसिस आ गया, मान लो कि अचानक से मोदी सरकार आ गई, बहुत तेजी पकड़ लिया मार्केट। अगर इन सब सिचुएशंस में जो वेरिएंस होता है ना वो पूरा बदल जाता है और मार्केट्स पूरा शिफ्ट हो जाते हैं। मतलब मार्केट शिफ्टिंग होता है, एज इन मार्केट यहाँ थे, अगर रिसेशन आ गया तो मार्केट पीछे की तरफ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मार्केट अगर यहाँ थे, मोदी सरकार आ गई, मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। मार्केट शिफ्ट हो जाते हैं। इन सिचुएशन में क्या होगा, अब तुम सोचो इन सिचुएशन में आदमी का क्या होगा। वो क्या स्ट्रेटेजी बनाया था कि 140 में हम खरीद लेंगे। मान लो जोर का रिसेशन आ गया, शेयर 140 में वो खरीद के बैठा है और शेयर का दाम हो गया मान लो 40 रुपया 20 रुपया। क्या करेगा वो, पूरा खत्म, एक बार में खत्म। बोलते ना 6 महीना प्रॉफिट किया, एक बार में खत्म कर दिया मार्केट उसको। अब दूसरा साइड का स्ट्रेटेजी सोचो, 160 में वो बेच के खड़ा है, वो सोच रहे कि इसका वेरिएंस इतना है, इसका मीन इतना है, हम तो अपना प्रॉफिट कमा के निकलेंगे, हम रख के रखे हैं। 160 में मोदी सरकार आ गई, 160 का 300 हो गया, वो बेच के रखा है और 160 का 300 हो गया, फिर एक बार में खत्म, एक बार में खत्म हो गया आदमी का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो स्ट्रेटेजी था मीन और वेरिएंस तक, वो था तो सही, लेकिन इस स्ट्रेटेजी में एक फ्लॉ था कि ये स्क्यूनेस और कर्टोसिस को कवर नहीं करता है। अब स्क्यूनेस और कर्टोसिस को जान के उसको क्या फायदा मिला ये सुनना। वो क्या किया कि वो वापस उसको नुकसान हुआ, वापस वो आदमी गया रिसर्च करने की भाई क्या नुकसान हो गया मेरे को, तब उसको पता चला स्क्यूनेस के बारे में। स्क्यूनेस क्या होता है, एक शेयर उल्टा पुल्टा मार सकता है टेंडेंसी। मतलब एक शेयर 150 का अचानक से 150 भी हो सकता है और एक शेयर 150 का अचानक से 200-250 भी हो सकता है। जिस तरह से हम एग्जांपल लिया था कि आदमी के लाइफ में भी एक्सट्रीम मूवमेंट्स होते हैं, उसी तरह से शेयर के लाइफ में भी एक्सट्रीम मूवमेंट्स होते हैं। कोई कोई आदमी के लाइफ में सिर्फ अच्छे अच्छे एक्सट्रीम मूवमेंट्स ही होते हैं। कोई कोई आदमी के लाइफ में सिर्फ अच्छे अच्छे एक्सट्रीम मूवमेंट्स होते हैं, मतलब वो सक्सेस की तरफ ही बढ़ता जाता है, पॉजिटिव होता है। मतलब एक्सट्रीम हो रहा है लेकिन सब पॉजिटिव, लास्ट में सब पॉजिटिव ही होता है। कोई कोई लाइफ के आदमी में एक्सट्रीम मूवमेंट्स होते हैं लेकिन सारे नेगेटिव होते हैं, मतलब उसके साथ जो भी एक्सट्रीम मूवमेंट होगा वो खराब ही होगा। वो आदमी बोलता है मेरा लक बहुत खराब है, सुना होगा आपने, बहुत कॉमन वर्ड है ये, मेरा लक बहुत खराब है। हो सकता है लक खराब हुआ, आई एम नॉट सेइंग कि लक नहीं होता है ऐसा कुछ, लेकिन कोई कोई आदमी का लक बहुत अच्छा होता है, कोई कोई आदमी का लक बहुत खराब होता है। जिस आदमी का लक बहुत खराब होता है उसके साथ अगर एक्सट्रीम मूवमेंट होगा तो क्या होगा, खराब साइड में जाएगा वो। मतलब अगर शेयर का लक खराब है या शेयर का नेचर वैसा है तो 150 का किस तरफ भागने का टेंडेंसी रहेगा। अगर उल्टा पुल्टा मूवमेंट हुआ तो 50 20 इस तरफ भागने का टेंडेंसी रहेगा। और कोई कोई आदमी का लक बहुत अच्छा होता है, उसी तरह से शेयर का लक अगर अच्छा होगा या मतलब शेयर का वैसा टेंडेंसी रहेगा तो वो अगर एक्सट्रीम मूवमेंट्स करेगा तो किस तरफ भागने का टेंडेंसी रखेगा, 250 300 की तरफ भागने का टेंडेंसी रखेगा। मान लो ये वाला इंफॉर्मेशन तुमको पता है, तुम लोग एनालाइज किया, तुम लोग इतिहास तो है तुम लोग के पास शेयर का, एनएससी में जाएगा तो कोई भी आदमी हिस्ट्री डाउनलोड कर सकता है शेयर प्राइसेस का। तुम लोग जाके देखा और देखा कि ये भागता तो है, हर 6 महीना में चेंज हो जाता है मार्केट, ये भागता तो है, लेकिन इसका टेंडेंसी किस तरफ का है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप टाटा टीसीएस का नाम सुना है, टीसीएस, अगर आप टीसीएस का शेयर को जाके एनालाइज करेंगे ना, वो भागता है लेकिन उसका तकदीर बहुत सॉलिड है। मतलब वो भागता है लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव की तरफ भागने का उसका टेंडेंसी बहुत ज्यादा रहता है। मतलब मैंने अपने कॉलेज लेवल पे एक रिसर्च मतलब आई मीन प्रोजेक्ट बनाया था टीसीएस पे, सो आई सॉ दैट कि मतलब कि वो भागता है, उसमें भी शिफ्ट्स होते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन अगर वो 700 चल रहा है तो उसका टेंडेंसी रहेगा 750, 800, 900 की तरफ जाने का, अगर एक्सट्रीम मूवमेंट देगा तो। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो आप ये वाली जो स्ट्रेटेजी थी कि 140 पे खरीदेंगे 160 पे बेचेंगे, इसको कैसे डिवाइस कर सकते हैं। आप लोग क्या करेंगे, आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है कि ये भागेगा और ये पॉजिटिव तरफ ही भागेगा। अब आप क्या है 160 पे बेचने वाला जो माइंडसेट है उसको स्टॉप कर देंगे, बोलेंगे कि ठीक है भैया प्रॉफिट कम कमाएंगे लेकिन नुकसान नहीं करना है अपने को।
140 में आएंगे, खरीद के काम करेंगे इस शेयर में, बेच के काम नहीं करेंगे, खरीद के ही काम करेंगे, हम बेच के काम करेंगे ही नहीं इस शेयर में। 140 में आया, खरीदा, 160 में बेचा, लेकिन शॉर्ट पोजीशन जो 160 में बेच के रख रहे थे और सोच रहे थे दाम गिरेगा तो हम प्रॉफिट करेंगे, वो नहीं करेंगे इस टाइप के शेयर में, क्योंकि ये जब एक्सट्रीम मूवमेंट देगा तो ज्यादातर चांस है कि ये पॉजिटिव साइड में ही एक्सट्रीम मूवमेंट देगा। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन से ये फायदा हुआ। अब उसका लॉस होने का चांस और कम हो गया, पहले जो 140 और 160 में कर रहा था अब उससे भी ज्यादा कम हो गया इसका लॉस होने का चांस। ये हुआ स्क्यूनेस का नॉलेज का फायदा। स्क्यूनेस से आपको अब मान लो कोई शेयर है, उसका टेंडेंसी, उसका तकदीर बहुत फूटा हुआ है, तारक मेहता वो देखता है जिस तरह से जेठालाल, उसके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आते रहते हैं लाइफ में, ये शेयर भी उस टाइप का है, उसके साथ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आते हैं लाइफ में। तुमको पता है कि 150 का अगर भागेगा किसी दिन तो ये ज्यादा टेंडेंसी है कि 150 की तरफ ही उल्टा पुल्टा जाएगा, तो तुम इस शेयर में क्या करना चाहेगा? खरीद के कभी काम करेगा? 140 में खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। तुम क्या करेगा? तुम्हारी टेंडेंसी रहेगा मत खरीदो, 160 में बेच के काम करो इस शेयर में। अपने बेच के प्रॉफिट कमाएंगे, कम कमाएंगे भले, लेकिन बेच के कमाएंगे, क्योंकि कभी अगर उल्टा पुल्टा मारा तो बहुत ज्यादा चांस है कि मेरे फेवर में वो चला जाएगा, मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा। ये हुआ स्क्यूनेस का फायदा। ठीक है, और एक हुआ कर्टोसिस जो हम बोला था। देखो कोई कोई शेयर होते हैं, ये नॉलेज तो बहुत फायदा है। अब ये 6 महीना वाला मैं एग्जांपल लिया था कि 6 महीना के अंदर ये मूवमेंट्स मारेंगे। कोई कोई शेयर 6 महीना में मारते, जैसे नॉर्मल आदमी का लाइफ में क्या होता है, हम बोला ना कोई कोई आदमी का लाइफ में एक्सट्रीम मूवमेंट्स बहुत कम होता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है उनके लाइफ में प्रोबेबिलिटी का, और नॉर्मल आदमी का जैसे। और अगर वही तारक मेहता जेठालाल वाला एग्जांपल ले, हर दिन कुछ ना कुछ नया प्रॉब्लम आ रहा है और एक्सट्रीम वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसी तरह से अगर आप बोले तो कोई कोई आदमी के लाइफ में एक्सट्रीम मूवमेंट्स होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहता है, कोई कोई लाइफ के आदमी के लाइफ में एक्सट्रीम मूवमेंट्स होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहता है। इसी तरह से शेयर में भी कोई कोई शेयर में 6 महीना में एक्सट्रीम मूवमेंट्स हो जाता है, मतलब हर 6 महीना में ये एक एक्सट्रीम मूवमेंट दिखाता है, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। उसी तरह से कोई कोई शेयर ऐसे भी होते हैं जो 5 साल तक एक्सट्रीम मूवमेंट्स नहीं दिखा रहे, 5 साल तक बैठेगी अपने जगह पे, 5 साल तक कोई मूवमेंट नहीं है उसमें, आओ 140 160 140 160 करते रहो मेरे साथ 140। तो वो कुछ कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम मूवमेंट्स बहुत कम होती है, कुछ कुछ शेयर होते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम मूवमेंट्स बहुत ज्यादा होती है। अब जो 6 महीने वाले शेयर हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी वैसा होता है, उसमें आप जब ट्रेडिंग करेंगे तो आप 140 और 160 जो था उसको आपको देख के करना पड़ेगा कि भाई हम खरीद के काम ही नहीं करेंगे अगर नीचे गिरने का टेंडेंसी है तो। लेकिन अगर कोई इस टाइप का शेयर है जिसमें 3 साल 4 साल में कभी एक बार एक्सट्रीम मूवमेंट होता है, उसमें आप थोड़े रिलैक्स होकर ज्यादा इजीली काम कर सकते हैं। ऑब्वियसली कोई अगर फटाफट मूवमेंट मार रहा है उसमें आप उतना रिलैक्स नहीं हो सकते। लेकिन जैसे इन्फोसिस का शेयर है, इन्फोसिस का अगर आप शेयर जाके देखेंगे तो इन्फोसिस का शेयर मोर ओवर रिलेटिवली स्टेबल था, जब तक हम ट्रैक करता था तब तक मोर ओवर रिलेटिवली स्टेबल था, कि जैसे 8 महीने 1 साल बाद उसमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आता था, जैसे नहीं तो एक रेंज में चल रहा था 3000 3200 3000 3200 3000 3200, फिर सडनली होता था कि या तो पॉजिटिव साइड में चला जाएगा नेगेटिव साइड में चला जाएगा, लेकिन नॉर्मली वो एक रेंज में रहता था काफी टाइम तक। और उसी तरफ से दूसरा शेयर है जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। तो ये इंफॉर्मेशन कर्टोसिस अपने को बताता है कि जो टाइम है 6 महीना होगा, 3 महीना होगा कि 1 साल होगा कोई शेयर के लिए एक्सट्रीम मूवमेंट होने का, कितना जल्दी उसके लाइफ में एक्सट्रीम मूवमेंट्स आता है। ये पूरा स्टोरी है इस चैप्टर का, मतलब जो मीन और वेरिएंस आप लोग कर चुके हैं, स्क्यूनेस और कर्टोसिस ये चीज अपने को बताएगा। मीन वेरिएंस स्क्यूनेस अपने को बताएगा डायरेक्शन ऑफ एक्सट्रीम मूवमेंट, पॉजिटिव साइड में भागेगा कि नेगेटिव साइड में भागेगा, और कर्टोसिस अपने को बताएगा कि प्रोबेबिलिटी की कितना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो एक्सट्रीम मूवमेंट्स करेगा। कोई कोई लाइफ में बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, कोई कोई लाइफ में बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है एक्सट्रीम मूवमेंट्स करने का। ये कंसेप्ट है स्क्यूनेस और कर्टोसिस का। अब देखिए स्क्यूनेस में क्या होता है, ये वाला जो ग्राफ है, मतलब ऑलमोस्ट पूरा सही नहीं बना, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला ग्राफ आपको क्या लग रहा है कि किस तरफ भागने का टेंडेंसी दिखा रहा है? हम 3 ग्राफ बना रहे हैं, आप लोग खुद बताइएगा कि क्या क्या हो रहा है इसमें।
कौन किस तरफ भागने का टेंडेंसी रखता है? पहला वाला पॉजिटिवली सोच रहे हैं, सेकंड वाला नेगेटिवली, एंड थर्ड वाला मतलब नॉर्मल में जो है। थर्ड वाला नॉर्मल। हाँ। मैं सोचता हूँ कि रुको रुको थोड़ा ठीक से बनाने तो सब इसी गड़बड़ वाला लगता है। ठीक है, पहले खाली ये बता दो मेरे को कि कौन सा किधर भागने का टेंडेंसी। हम बता देता है कि हमेशा याद रखना कि ये मीन यहाँ पे मान लो कि ये 0 है, ये नेगेटिव साइड होगा। जब भी अपने इस टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे ना, आगे और बनाते रहेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आएगा इस टाइप से आएगा, तो ये वाला साइड जो होगा ये नेगेटिव होगा। खाली ये ध्यान में रख लेना, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। मतलब जैसे जिसे अपने लास्ट में किया था ना, छोटा से बड़ा की तरफ जाएंगे, वैसे नेगेटिव छोटा, नेगेटिव क्या होता है छोटा होता है, पॉजिटिव बड़ा होता है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। अब हमको खाली ये बताना कि कौन कहाँ पे है, मतलब किसके लाइफ में एक्सट्रीम मूवमेंट्स किधर हो रहे हैं। ध्यान रखना एक्सट्रीम मूवमेंट्स किधर हो रहे हैं वो ध्यान रखना अपने को। नॉर्मल सबके लाइफ में चलता रहेगा, एक्सट्रीमिटीज किधर आ रहा है, पॉजिटिव साइड में एक्सट्रीम हो रहा है कि नेगेटिव साइड में एक्सट्रीम हो रहा है वो बताना। ये वाला पॉजिटिव है, हाँ, ये वाला पॉजिटिव है, हाँ, ठीक है, वो नेगेटिव है, और ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है, सिमेट्रिकल बोलते हैं इसको। एकदम सही बताया आपने। इसमें क्या होता है ना कि ये क्या है ना, ये जो बड़ा वाला कर्व बनता है ना, ये आदमी का माइंड को इस तरफ कर देता है कि मैंने ये बहुत जन क्या है, इसको हड़बड़ी में क्या इसको देख के डिसीजन ले लेते हैं कि अच्छा ये इस तरफ है, इसका मतलब कि एक्सट्रीम मूवमेंट्स यहाँ हुआ है। जबकि नॉर्मल ज्यादातर मूवमेंट्स नॉर्मल होते हैं, एक्सट्रीम मूवमेंट्स कुछ अलग टाइप के होते हैं जो इस तरफ होते हैं। जिस तरफ इसको बोलते हैं आउटलायर्स, तो जिस तरफ आउटलायर्स रहेगा ना, जिस तरफ, उस तरफ आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्क्यूड होगा। अब ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है अपने इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल, इसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। ये वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको बोलेंगे पॉजिटिवली स्क्यूड, जैसा आप लोगों ने बताया पॉजिटिवली। लेकिन वहाँ पे आप रॉन्ग लिखे, कौन सा? मीन इज लेस देन मीडियन, वो हाँ हाँ, वो देखा होगा पॉजिटिवली स्क्यूड, और ये वाला होगा आपका नेगेटिवली स्क्यूड। पॉजिटिवली स्क्यूड और नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है। पॉजिटिवली स्क्यूड का सिमेट्रिकल का, ये पॉजिटिवली स्क्यूड का एग्जांपल क्या हो सकता है, कोई गैसेस? पॉजिटिवली स्क्यूड का कोई भी एग्जांपल, मतलब जिसमें नॉर्मल चल रहा है और आउटलायर्स जो आएंगे वो पॉजिटिव साइड में आएंगे, कोई एग्जांपल? अगर मेरे से बोलो, एक अच्छे एरिया में, मुंबई के एक पॉश एरिया में घर का भाड़ा, नॉर्मल घर का भाड़ा उस एरिया में चल रहा रहेगा, लेकिन मान लो कि उस एरिया में अगर बहुत रिच लोग, पॉश लोग रहते हैं, तो जितना हाई भाड़ा चल रहा रहेगा, कोई कोई फ्लैट का दाम और ज्यादा रहेगा, कोई कोई फ्लैट का दाम और ज्यादा रहेगा। तो आप लोग ये मान सकते हैं, या ऐसे भी ले सकते हैं कि उस पॉश एरिया में ज्यादातर दाम तो बहुत हाई चल रहा रहेगा, लेकिन कोई एक छोटा सा घर होगा जिसका घर का भाड़ा बहुत
कम होगा, तो वो हो गया नेगेटिवली स्क्यूड। अगर आप ऐसे देखें तो मुंबई के रिच एरिया में घर का भाड़ा, रिच एरिया में घर का भाड़ा ज्यादा होगा, मतलब रेंट ज्यादा होगा, लेकिन कोई एक छोटा सा घर होगा, अगर कोई भी एक कम दे रहा है तो वो पूरा नेगेटिवली स्क्यूड हो जाएगा, क्योंकि आउटलायर्स नेगेटिव साइड में है। अगर पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल लेना हो अपने को, क्या ले सकते हैं पॉजिटिव स्क्यूड का? मार्क्स ऑफ अ वीक स्टूडेंट, मार्क्स ऑफ अ वीक स्टूडेंट। अगर कोई वीक स्टूडेंट है उसका मार्क्स ऑन एन एवरेज लोअर साइड में आ रहा होगा, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट होगा जो सबका फेवरेट होता है, उसका भी फेवरेट होगा, उस एक सब्जेक्ट पे उसका मार्क्स बहुत पॉजिटिव साइड में आएगा। सो मार्क्स ऑफ अ वीक स्टूडेंट, अगर उसका डिस्ट्रीब्यूशन बनाए तो वो पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, पॉजिटिव स्लोप हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज है कि मीन और मीडियन और मोड वाला, यहाँ पे सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पे मीन इज इक्वल्स टू मीडियन इज इक्वल्स टू मोड। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है तो आउटलायर्स जिस तरफ होंगे, हम बोला था कि मीन को वो अपने तरफ खींच के ले जाएंगे, जहां पे आउटलायर्स होंगे मीन को अपने तरफ खींच के ले जाएंगे। इसका मतलब ये पॉजिटिवली स्लोप्ड है, अगर तो ये मीन को अपने तरफ खींच लेगा, मीन सबसे बड़ा होगा, फिर होगा मीडियन, फिर होगा मोड। मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड, मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। और अगर नेगेटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा कि मीन को वो छोटा की तरफ ले जाएगा, अपने तरफ ले जाएगा, ऊपर छोटा की तरफ, तो मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। देखो मोड का एक सिंपल मतलब था, मोड क्या था, जो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट दिखाएगा वो मोड होगा। जैसे इस ग्राफ में सबसे हाईएस्ट ये वाला पॉइंट दिखा रहा है, ये वाला पॉइंट मोड हो गया। और मीन क्या होगा कि जो भी तरफ में आउटलायर्स होगा मीन उसके तरफ खींचा चला जाएगा मीन, तो ये यहाँ पे रहेगा, ये तो पक्का पता है कि मोड हमेशा यहाँ पे रहेगा। और मीन क्या होगा, पॉजिटिव है तो आउटलायर्स की तरफ चला जाएगा, तो मीन हमेशा मीडियन से बड़ा होगा इस एग्जांपल में। जबकि इस एग्जांपल में मोड यहीं पे खड़ा होगा, मीन क्या होगा, नेगेटिव आउटलायर्स की तरफ खींचा चला जाएगा, तो मीन क्या होगा, हमेशा छोटा होगा मीडियन मोड से, तो मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। इतना तक एक बार समझ लो, कोई अगर डाउट है तो बताना मेरे को। ये था स्क्यूनेस का पूरा स्टोरी। वो नहीं सेंट्रल मोमेंट्स का एक टॉपिक है, वो अपने अभी नहीं कर रहे हैं, बाद में करेंगे, मतलब दोनों स्क्यूनेस कर्टोसिस के बाद। कुछ भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना जरूर से, क्योंकि स्क्यूनेस कर्टोसिस न्यू टॉपिक है आप लोग के लिए। दो क्लास छूट गया। अभी कॉमर्स प्लस का दो डे का चल रहा है, टैली भी चल रहा है और एक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वर्कशॉप स्टार्ट कर दिया कल से, तो वो भी चल रहा है। 8 से टैली रहता है, 10 से वो वर्कशॉप रहता है। टेबल बढ़ा रहा है आपका टाइम। नहीं पर टैली अभी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। अच्छा तो एक बात बताइए, जो कॉमर्स प्लस में जो मॉर्निंग वाले स्टूडेंट होते हैं उन लोग फिर कैसे करते हैं 8 से 10 वाला क्लास? 10 बजे छुट्टी हो जाता है। तो हाँ लेकिन 8 से 10 वाला तो क्लास छोड़ के, क्लास छोड़ के करते हैं। क्लास कॉलेज वाला भी मान लिया क्या था, कॉलेज वाला तो सर अभी तो सारा 13 सेक्शन एक क्लास में चल रहा है। कल का लोग जो गए थे ना कल, लाइक 13 सेक्शन, मतलब इन वन रूम। एक रूम में भरा भरा, उसमें भी बच्चा ने खाली टाइम पास करना है, तो अच्छा अब लास्ट में कोई पता था, लास्ट में मेरा स्टूडेंट था वो भी बोला था कि कुछ कोई नहीं आता है।
स्टार्टिंग में सबको आता है, फिर वो टेंडेंसी कम हो जाती है। अब कोई नहीं जाता है। आज का दिन तो छोटी भी है। लिंक भेजना ना। हाँ, कौन सा वाला? फोर्थ लाइन। डिग्री ऑफ सिमेट्रिकल। हाँ, अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल, अगर आपका सिमेट्रिकल नहीं हुआ, या तो पॉजिटिव होगा या तो वो नेगेटिव होगा, और उसका भी आपको डिग्री जानना जरूरी है। जैसे हम अभी बताया क्या था कि एक होगा जो 3 महीना 6 महीना के अंदर इधर उधर मारेगा, एक होगा जो साल भर 2 साल के अंदर इधर उधर मारेगा। तो कितना डिग्री का स्क्यूनेस है, मतलब मान लो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इस तरह से पॉजिटिवली स्क्यूड है, और एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी हो सकता है जो कुछ इस तरह से पॉजिटिवली स्क्यूड है। कौन ज्यादा स्क्यूड है? ये वाला ज्यादा स्क्यूड, ये वाला है, मतलब ज्यादा उल्टा पुल्टा रिटर्न यहाँ आने का चांस है, और इसमें है स्क्यूड लेकिन छोटा थोड़ा कम स्क्यूड है, मतलब। तो अब दोनों में डिफरेंस आ गया। ये जानना जरूरी है कि कितना डिग्री तक वो सिमेट्रिकल है। जैसे अगर सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है, लेकिन वो कितना डिग्री तक सिमेट्रिकल है, ये भी आपको जानना जरूरी है। आपको ये जानना जरूरी है कि कितना स्क्यूड है तो कितना स्क्यूड है। ये ठीक है, कर्टोसिस देखते हैं एक बार। ओवरव्यू ले लो 2 मिनट में, क्योंकि पूरा डिटेल में तो घर में पढ़ लेना। कर्टोसिस ठीक है, कर्टोसिस स्टार्ट कर रहे हैं। कर्टोसिस
क्या लग रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? सिमेट्रिक Symmetric लग रहा है। सिमेट्रिक लग रहा है, सबको लग रहा है। अब कर्टोसिस में क्या बात हुआ था? कर्टोसिस क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी कि एक्सट्रीम मूवमेंट्स कितना ज्यादा होगा। अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, अगर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, इसका मतलब कि उसका प्रोबेबिलिटी पूरी तरह से नॉर्मल चल रहा है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा प्रोबेबिलिटी कहीं पे भी नहीं दिया हुआ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सब कुछ नॉर्मल होता है। अभी के लिए इतना जान लो, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे भी जब अपना ये प्रोबेबिलिटी अपने करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद फिर जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आएंगे तो वो पूरा डिटेल में होगा, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो अभी के लिए जान लो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सिमेट्रिकल और सबको बराबर प्रोबेबिलिटी दे रहा है, मतलब कोई एक्सट्रीम मूवमेंट्स का खास अलग से कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। कोई टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक टाइप का जो कुछ इस तरह का होगा। क्या हुआ? डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन यही है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन का इसका नेचर देखो, इस डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर यहां आ रहा था तो इसका पीक जो है वो इससे ऊपर है, इसका मतलब इसको बोल सकते हैं कि इट इज मोर पीकेड। अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे था तो ये इसके ऊंचा रहा, तो ये इसका मतलब ये मोर पीकेड है। और दूसरा इसका टेल्स देखो, अच्छा ये होता है इसका बॉडी डिस्ट्रीब्यूशन का, ये जो बीच वाला पार्ट होता है ना, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो ये साइड वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, टेल्स। इसका टेल अगर देखेंगे तो इसका टेल जो है किसका ज्यादा पीकेड है, जो भी हम बनाया उसका या जो पुराना वाला था नॉर्मल था उसका? किसका ज्यादा ऊंचा है? जो बनाया उसका। इसका टेल्स भी ज्यादा ऊंचा है और इसका मीन जो है मतलब सेंट्रल पार्ट जो है वो भी ज्यादा ऊंचा है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। This distribution is called leptokurtic distribution, which is more peaked than normal distribution and have fatter tails. More peaked than the normal distribution and have fatter tails. इसका tails fat है और it is more peaked than the normal distribution. More peaked. ठीक है? अच्छा, एक टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन होगा Fatter tails मतलब fatter tails axis मतलब से जो ऊपर जो एक्सिस से ऊपर जो है, जैसे नॉर्मल का यहाँ था तो इसका यहाँ पे है fatter tails. ठीक है? लॉजिक से सोच के बताना कि देखो ये सब जो मेजर हो रहा है ना, ये सब प्रोबेबिलिटी मेजर हो रहा है यहाँ पे, कि ये होने का प्रोबेबिलिटी इतना है, ये होने का प्रोबेबिलिटी इतना है, ये होने का प्रोबेबिलिटी इतना है। ठीक है? अब खाली डायग्राम को एनालाइज करके सोचो कि ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन जो है लेप्टोकर्टिक, ये क्या नॉर्मल से ज्यादा रिस्कियर है या कम रिस्कियर है? मतलब इसमें एक्सट्रीम मूवमेंट्स होने का हम जो बात कर रहा था, इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कम है? सोच लो, 2 मिनट सोच लो, इसमें देख लो अच्छा से। जो एक्सट्रीम मूवमेंट का बात कर रहा था, इसका होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? दोनों है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से इसमें एक्सट्रीम मूवमेंट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, इसलिए क्योंकि इसका देखो, इसका टेल ये प्रोबेबिलिटी मेजर कर रहा है। यहाँ पे मान लो कि ये है -50, मान लो कि ये है -50। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी इतना ही है,
जबकि अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन में जाए तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना इतना है, इसका मतलब एक्सट्रीम मूवमेंट होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। साथ ही साथ ये मीन होता है, हाँ मतलब मीन अगर 100 रुपया है मान लो, तो बीच में ही रह जाने का प्रोबेबिलिटी भी इसका ज्यादा है। मतलब क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन एक तरह से क्या मैसेज दे रहा है, या तो हम बीच में ही रहेंगे, क्लस्टर्ड ही रहेंगे, या तो फिर हम एक्सट्रीम मारेंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे कि थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़े, मतलब या तो ये इतना सा स्ट्रक्चर में ही रहेगा, इतना सा स्ट्रक्चर में, या तो फिर ये एक्सट्रीम मूवमेंट्स मारेगा और ज्यादा कम नहीं करेगा। इसका ज्यादातर जो ऑब्जर्वेशंस है, ये क्या हो रहा है, या तो ये यहाँ पे क्लस्टर्ड है, मीन से मान लो कि 5-7 रुपए का रेंज के अंदर बहुत आसपास में, मीन के एकदम आसपास में क्लस्टर्ड है, या फिर ये पूरी एक्सट्रीम मारने का प्रोबेबिलिटी इसका ज्यादा है। ये वाला हिसाब इसका चल रहा है, मतलब या तो एकदम नॉर्मल या तो एकदम एक्सट्रीम, ये वाला हिसाब चल रहा है इसका। लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन मीन के अराउंड ही क्लस्टर रहेगा, या तो फिर एक्सट्रीम मारेगा। लिख भी लो यहाँ पे, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, मतलब जहां पे पॉइंट लिखा है उसके नीचे लिख लो, मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर ईदर कंसंट्रेटेड अराउंड द मीन। most of the observations are either concentrated around the mean or lies in the tails. ठीक है। अब आता है दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन, एक तो ये हो गया, ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब जो बंदा को देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट ओके ऑब्वियसली, लेकिन बोलने का ये इंटेंट है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका नेचर ऑपोजिट होगा। ये क्या होगा, लेस पीकेड होगा देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसका उसका क्या हो रहा था, ऊपर जा रहा था, इसका क्या आएगा, नीचे आएगा पीक इसका। और इसका क्या होगा, टेल्स भी छोटा होगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। उसका क्या था, वो ज्यादा पीकेड था और उसका टेल्स भी फैट था। इसका क्या होगा कि इसका टेल्स लेस, इसका ये सेंट्रल पार्ट लेस पीकेड होगा और इसका जो टेल्स होगा ये भी लेस फैट होगा, मतलब थिन टेल्स बोलते हैं इसको, थिन टेल्स। इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है प्लैटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है प्लैटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार डायग्राम हमको ट्राई करने दो, बनाना हो सकता है, ठीक से नहीं बनेगा।
में तो आप पाना वाला बना लिए। हाँ बट इसका एक मिनट पाना वाला डिस्ट्रीब्यूशन बनाया ना आपने। इसको नॉर्मल मान लो, ये नॉर्मल हो गया इस आगे चीज में, और ये फिर छोटा हो गया, लेस पिकेट भी हो गया, और टेल्स भी इसका बंद हो गया। तो देख लो मेन इसका दो नेचर रिफ्लेक्ट होना चाहिए था। पहला कि ये जो अंदर वाला डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस केस पे ये वाला जो ब्लैक लाइन है ना, ये अपना प्लैटिकर्टिक है, और ये जो ब्लू लाइन है ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ब्लू वाला ये अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये वाला इससे नीचे पीकेड है, लेस पीकेड है, और साथ ही साथ ये वाला का जो टेल्स है ये थिन टेल्स है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। यही रिफ्लेक्ट करना था। प्लैटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का यही नेचर होता है। प्लैटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन का ये नेचर होता है, इसका पीकेडनेस लेस होता है, इट इज लेस पीकेड देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका टेल्स थिन होता है, थिन टेल्स। लेस पीकेड देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड थिन टेल्स। Less picate than the normal distribution and have thin tails. ठीक है, अब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा रिस्कियर लग रहा है, लेप्टोकर्टिक कि प्लैटिकर्टिक? ज्यादा रिस्की कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? लेप्टोकर्टिक। क्यों? या तो वो स्टेबल रहेगा या तो फिर डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, एंड ये इवनली मूव करेगा। हाँ, इवनली मतलब एज एन हाँ, कि कम इसका कम ज्यादा, हाँ, एक्सट्रीम मूवमेंट्स का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। देखो टेल्स जिसका थिन है ना, उसका एक्सट्रीम मूवमेंट्स का प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। हाँ, तो लेप्टोकर्टिक ही इसका करेक्ट आंसर। लेप्टोकर्टिक इज मोर रिस्कियर देन प्लैटिकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल। जो लेस पिक्ड होगा और थिन होगा वही होगा। हाँ, जो लेस पीक्ड होगा ना, एग्जाम में कभी भी डायग्राम ऐसे बना के दो और समझ ले, बोल दिया कि आइडेंटिफाई विच इज नॉर्मल विच इज वो, तो ये हमेशा याद रखना कि जिसका पीकेडनेस कम है और जिसका मतलब थिन टेल्स है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर वो नॉर्मल बोल रहा है वो प्लैटिकर्टिक है, और जिसका हाई पीकेडनेस है और फैट टेल्स है वो लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब जजमेंट कभी भी डायग्राम से मत करना। जैसे मेरा डायग्राम इस तरह से बन गया, लेकिन अगर हम तुम लोग को ये बता देते हैं कि ब्लू वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि एग्जाम में तुम लोग को बता देगा कि ये नॉर्मल है, अब आगे आप बताइए कि दूसरा वाला जो है प्लेटी है कि लेप्टो है, तो तुम लोग को खाली यही देख रहे हैं कि इसका पीकेडनेस कम है और इसका टेल्स क्या है। अगर पीकेडनेस किसी का कम है और टेल्स थिन है नॉर्मल से, तो इसका मतलब वो प्लेटी है। अगर पीकेडनेस ज्यादा है और टेल्स फैट है उसका, तो इसका मतलब वो लेप्टोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्यादा रिस्की है। हाँ, ज्यादा रिस्की है। बट इसमें तो इक्वली दिखा रहे हैं डायग्राम में, मतलब टेल्स का नीचे वाला पार्ट इक्वल नहीं है। ये देखिए, ये फ्लैटर का बात कर रहा है। फ्लैटर नहीं, फैटर। फ्लैट नहीं होगा। ये देखिए, ये वाला आप नॉर्मल में देखिए, तो ये वाला जो है इस पॉइंट पे ही देख लीजिए, इस पॉइंट पे ये वाला नॉर्मल यहीं तक रह गया, लेकिन ये इसके ऊपर है। फिर आगे ये वाला तो और नीचे चला जाएगा, ये वाला और थोड़ा सा ऊपर रहेगा। इसका मतलब टेल्स का प्रोबेबिलिटी किसका ज्यादा होगा?
इसका लेप्टोकर्टिक वाले का ना। हम यहाँ पे इसलिए थोड़ा एक्सपैंड करके दिखाए क्योंकि हमको समझाना था उसको। ये लोग अपना नॉर्मल बना दिया डायग्राम, लेकिन मतलब वही है। ठीक है, बताएंगे सारा कल का टाइम, कल वेडनेसडे का क्लास। कल हम सोच रहे हैं कि कल हो पाएगा कि नहीं पाएगा। फ्राइडे अपना क्लास सर है। फ्राइडे आप बोले तो हॉलीडे ले रहे हैं ना, तो आप उधर क्यों निकाल लेते हैं? फ्राइडे उधर हाँ हाँ दिवस का नहीं, फ्राइडे उधर नहीं, हम लोग को देगा संडे से। जो जगह देगा ना वो हम लोग को संडे से देगा, इसलिए वो फ्राइडे सैटरडे इधर ही होगा। संडे से वो जगह देगा हम लोग को। वो जगह हम लोग को संडे से हैंड ओवर करेगा। वहाँ दूसरे वो पढ़ा रहे हैं। और वैसे भी वो मतलब क्या है कि अच्छा सैटरडे में अगर हम लोग वहाँ रखते हैं, मतलब इस वीक नहीं नेक्स्ट वीक से, तो तुम लोग को 4:30 बजे शूट कर जाएगा ना। हाँ, कोई भी टाइम चले। हाँ, क्योंकि ये खाली ये दिसंबर तक क्या हम लोग को जगह क्या 4:15 से देगा, मतलब दूसरा क्लासेस चलता है। फिर जनवरी से पूरा हम लोग का रहेगा मतलब। सर मेरे को तो देर हो जाएगी ना घर जाने में, और फिर जाम भी रहेगा रास्ता पे। मेरे को बोला मेरे को आगे जाते थे 4:30 सर वही टाइम रखिए ना सर। वो टाइम हम रख दे, लेकिन हमको जनवरी से वही टाइम रहेगा आपका 3:15 का या 3:30 भी अपने कर सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। लेकिन ये खाली ये 2 हफ्ता का बात है जिसमें क्या होगा कि मतलब वो किसी कोई और पढ़ा रहे हैं, तो वो दिसंबर तक 4 बजे तक वहाँ रहेंगे। उसके बाद फिर वो लोग चले जाएंगे, मतलब जनवरी से पूरा हम लोग का ही रहेगा। लेकिन खाली वो थोड़ा टाइम का बात है, तो इसलिए खाली 2 क्लास का बात है, मतलब ऐसा कोई बड़ा नहीं है, खाली 2 क्लास का बात है। ठीक है, ठीक है। अच्छा इस अपने देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम बता देगा। फ्राइडे को होगा जहाँ तक है, मेरे कल क्लास में कल जहाँ तक फ्राइडे का क्लास सुबह होती है। फ्राइडे का क्लास। हाँ फ्राइडे जब रखना है रखते हैं। हाँ ये फ्राइडे 3 घंटा क्लास होगा। हाँ, तो सुबह ही बुक please, दिन में मत रखिए। बुक टू का टारगेट्स मीट कैसे होगा? प्रोबेबिलिटी बचा हुआ है, इतना सारी चीज बचा हुआ है करना। इस 21 तारीख तक हमको हाफ बुक टू कवर कर रहा है। तुमने टारगेट सेट किया हुआ है, उसमें फिर गड़बड़ हो जाएगा अब लास्ट हम में। इस थोड़ा दबा देंगे। हम लोग का टारगेट भी सेट कर दो साथ में। अरे तो क्या यार, 30-31 इतना कम पढ़ाता है, साथ में आराम से पढ़ सकता है। इतना कम आपको कम लग रहा है, बुक पर बुक पर रिवाइज पूरा भी नहीं होगा। स्टार्ट कर पाए हैं। अब हम उसका लोग का नहीं। स्टार्ट भी नहीं हुआ, अब स्टार्ट होगा। कल भी हम पता है कितना लेट तक बैठ के इसको ही पढ़ रहे थे। 2 क्लास से हम पढ़ के नहीं आ रहे थे। सर बोले थे पढ़ा। आई वाज लाइक नहीं पढ़े। हम बोले इस बैठ हम पढ़ के ही जाएंगे कल। रात तक बैठ के हम पढ़ रहे थे, पता है बुक थोड़ा सा पर effort स्टार्ट दे भी दो, नहीं क्या किए। है? अब तो आ रहा है, एग्जाम भी पास आ रहा हाँ है। 5 महीना पड़ेगा, अभी कहाँ आ रहा है? 5 महीना पढ़ा है तो क्या But 5 that महीना is बाद very पढ़ना चालू difficult, करेगा क्या? अरे इतना Not इजी नहीं है। easy to- तुमको टारगेट लेना पड़ेगा कि मार्च तक मेरा मिड मार्च तक सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए, ताकि हम 1.5 महीना लास्ट में प्रेशर मत लेना, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाता है लास्ट में प्रेशर लेने से। पहले से खत्म किया हुआ है, रिलैक्स है, अपना हुआ हुआ है, खत्म है, टेंशन लेने का कोई दरकार नहीं है। अगर हमने ये वाला कर लेते हैं ना तो अपने बहुत इजी पोजीशन में आ जाएंगे। 31 दिसंबर तक थोड़ा सा ले लेंगे तो अपने बहुत रिलैक्स पोजीशन में आ जाएंगे, फिर अपने हाथ में रहेगा सिलेबस पूरा। ठीक है, खैर वो देख लेंगे। अभी ये वाला टॉपिक समझ में आ गया, स्क्यूनेस कर्टोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैसे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने का चांसेस है इससे, तो ये अच्छा से समझ के जाना है आप लोग को। स्क्यूनेस और कर्टोसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक में आता है। मीन देखो, मीन और वेरिएंस तो तुम लोग को ऐसे भी पता ही है, लेकिन स्क्यूनेस और कर्टोसिस नया था तुम लोग के लिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में ही आता है। इससे क्वेश्चन कैसे बनता है? इसे क्वेश्चन जैसे या तो डिस्ट्रीब्यूशन बना के दे दिया और बोला इस डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर क्या होगा, ऐसे नहीं लिख के देगा तुमको कि ये डिस्ट्रीब्यूशन लेप्टो है कि प्लैटी है कि वैसे है। डिस्ट्रीब्यूशन जैसे बना के दे दिया ये वाला, नेचर मतलब वही बताना ना कि लेस पिकेट या वो मोर वाला, जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन बोला, फिर वो बोला द ब्लू लाइन में 4 ऑप्शन दिया, बोला आइडेंटिफाई विच वन इज करेक्ट, ठीक है। फिर वो ऐसे लिखेगा द ब्लैक लाइन इज नॉन सिमेट्रिकल। अब तुमको ये ध्यान रखना होगा, ब्लैक लाइन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये नॉन सिमेट्रिकल नहीं है, तो सिमेट्रिकल होता है। फिर बोल देगा द ब्लू लाइन हैज मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। तो अब उस तरह से कर रहा है, समझा?
फिर बोलेगा दिस लाइन इज लेस पीकेड देन द नॉर्मल, दिस लाइन इज मोर रिस्कियर देन दैट लाइन, मतलब इन्वेस्टमेंट हैविंग दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर रिस्कियर देन इन्वेस्टमेंट हैविंग दैट टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो तुमको एनालाइज करना पड़ेगा कि अच्छा ये रिस्कियर कौन सा होता था, नॉर्मल से ज्यादा कम रिस्की होता था प्लैटिकर्टिक, नॉर्मल से ज्यादा रिस्की होता था लेप्टोकर्टिक, तो कौन ज्यादा कम रिस्कियर है वैसे करके इस टाइप से 4 ऑप्शन देगा। मतलब चारों में तुमको सोचना पड़ेगा और फिर लास्ट में तुमको मतलब अगर तुमको इसका आंसर देना है तो खाली ये जान के नहीं रखने से होगा कि ये लेप्टो था ये प्लेटी था, उसके साथ साथ में तुमको चारों का रीजनिंग पता होना चाहिए, सबका नेचर पता होना चाहिए, कौन रिस्की है कौन नहीं रिस्की है, इस हिसाब से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कोस्क्यूनेस और कोकर्टोसिस, कोस्क्यूनेस और कोकर्टोसिस, 1 + 1 कितना होता है? 10। कंप्यूटर में कंप्यूटर में 1 + 1 10 होता है। हाँ क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं, 1 + 1 + 1 100। ये तो 11 में पढ़े थे हम तो। ये अच्छा स्कूल से पढ़ा है। बबलू भी बोल रहे हैं। 1 + 1 कहाँ पे होता है मतलब? बता रहे हो, जैसे हम लोग करते थे ना ऑक्टेल डेसिमल वो सब वाला Binary। बाइनरी अरे बाइनरी 0 1 का बात नहीं कर रहा हूँ, 1 + 1 हम ऐसे जनरल पूछ रहा है, मैथ्स जनरल। हाँ 1 + 1 हमको भी पता है, लेकिन 1 + 1 2 होता है, 2 और 2 बोलेगा 2 और 2 बोलने वाला 11 भी बोल सकता है। वो कोई है ना एक पिक्चर 2 और 2 5 होते हैं, 2 और 2 ऐसे कुछ 2 है वो। तो उसमें ही होता है। देखो अगर 1 + 1 2 होता है, इसका मतलब कि आप और आप, अगर आप एक दिन में से सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क कर सकते हैं और आप एक दिन में अलग से सर्टेन अमाउंट ऑफ पढ़ाई कर सकते हैं, मान लो दोनों को अगर हम क्लब कर दें तो क्या उतना ही अमाउंट ऑफ पढ़ाई कर सकते हैं। मतलब समझना, इंडिविजुअली 1 + 1 2 बोल रहे हैं अपने कि 1 + 1 = 2। आपसे 40 पन्ना पढ़ते हैं एक दिन में, मान लीजिए आपका कैपेसिटी आप 40 पन्ना पढ़ते हैं, इनका कैपेसिटी है कि आप 60 पन्ना एक दिन में पढ़ते हैं, मान लो, ठीक है। अगर हम दोनों को ग्रुप स्टडी के लिए बोल दें, ग्रुप स्टडी के लिए, तो क्या आप फिर भी 40 और 60 मतलब मिला के 100 पन्ना पढ़ पाएंगे? क्या लगता है, उससे कम कि उससे ज्यादा? एकदम कम। मतलब दोनों मिला के 50 40 पता नहीं कितना पढ़ पाएंगे, लेकिन कम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दोनों को ग्रुप में डाल दो, दो चीजों को ग्रुप में डाल दो, तो उनका कैपेसिटी कम हो जाता है, या बढ़ भी सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि कम हो जाता है, यहाँ पे कम हो रहा है, लेकिन अगर तुम लोग को बोल दे कि मतलब कुछ और करो, कुछ अलग चीज करना है, तो हो सकता है कैपेसिटी बढ़ भी जाए। अगर वो लोग अच्छी बता आगे कोई इंसेंटिव प्रोग्रामिंग से करेंगे। हाँ, से प्रोजेक्ट बनाना है दोनों को मिलकर, और वो प्रोजेक्ट बनाने में मतलब कि अगर नॉर्मली 2 दिन लगता, तो आप लोग शायद ग्रुप में बनाएंगे तो 1 दिन में काम हो जाएगा, 1.5 दिन में काम हो जाएगा। एक दिन में वो 4 ब्रेक डाल रहे, 8 मिला के जो भी है, मतलब प्रोज एंड कॉन्स दोनों है। मतलब ग्रुप में डालो तो हो सकता है कुछ फायदा भी हो सकता है कुछ नुकसान भी हो। कोस्क्यूनेस और कोकर्टोसिस भी यही चीज बताता है। कोस्क्यूनेस और कोकर्टोसिस, को वर्ड कहाँ लगता है? जब दो चीजों को एक साथ लाया जाता है तो को वर्ड लगता है। कोस्क्यूनेस और कोकर्टोसिस भी यही बताता है। यहाँ पे एक एग्जांपल से लोग ने दिखाया है। देखो, सबसे पहले कोस्क्यूनेस और कोकर्टोसिस कभी भी कैलकुलेट नहीं करने आएगा। कोस्क्यूनेस और कोकर्टोसिस का रियल लाइफ में रोल बहुत कम है, रियल लाइफ में रोल बहुत कम है। जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इन लोगों ने कोस्क्यूनेस कोकर्टोसिस दे दिया। हाँ, सिलेबस बढ़ा दिया है। देखो 4 एग्जांपल इन लोगों ने लिया है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि